Qureshi from another episode of Dr. Mohammed Khalid Qureshi Show. As you know, we are doing a show at different topics, and now we have today's very amazing guest, Mohammed Abdullah Waha. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र, ठीक। हाँ जी, आज जो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आज जिस आपकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई, उसके बाद आप क्या क्या उससे आपने अपने आप को किया, किस तरह किया, तो सबसे पहले ये बताया कि आपकी ये इंसिडेंट हुआ कैसे आपके साथ? जी, मैं सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। तो मैं गांव ही गया हुआ था, तो वहाँ पे बस रात को हम लोग गए हैं छत पे सोने के हम्म। लिए। तो सही। चारपाइयाँ वगैरह सेट कर रहे थे, तो बस मैंने रिवर्स में चारपाई खींची है। तो मेरा ख्याल था कि पीछे 6-7 फुट जगह है, लेकिन वो जगह सारी 2.5-3 फुट थी। मैंने जैसे ही 2 कदम बैक पे रखे हैं, तो रात था, लाइट ऑफ थी, तो अंदाजा नहीं हुआ, तो मैं उल्टा गिर गया नीचे। सेहन में नीचे टाइल्स लगी हुई थी, तो हिप मेरी जाके पहले नीचे लगी। उससे फिर हम्म। ये हुआ कि जो जर्क लगा वो मेरी स्पाइनल कॉर्ड पे लगा, बैकबोन पे। तो T6 में मुझे इंजरी हुई और साथ में हेड इंजरी हुई थी मुझे। तो अल्लाह का शुक्र है, हेड इंजरी तो ठीक थी, लेकिन जो ये स्पाइनल कॉर्ड की T6 में इंजरी हुई, तो उसकी वजह से फिर मैं दूसरा हुआ कि व्हील चेयर पे आ गया। अच्छा, ये जब ये आपको कहाँ आपको जहाँ हुआ था वहाँ करीब कोई हॉस्पिटल्स थे, या फिर आपको कहीं शहर सिटी में लेके आए? नहीं, फर्स्ट वो तो आपको बेसिकली, एड किस इसके लिए फर्स्ट एड आपको कैसे दी गई जब आपके साथ देखिए, इंजरी मैं हुई? तो जैसे ही वो हुआ है, मैं तो बेहोश हो गया था और मुझे होश आई 5 दिनों के बाद। लेकिन जो मेरे बाकी जो मेरे साथ थे, मेरे घर वाले, उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग, वो तो गांव था, वहां से फौरन शहर ले गए, लेकिन वहां पे किसी को आइडिया ही नहीं था कि ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है। वो लोग ज्यादा जो ब्लीडिंग सर से हो रही थी उसी को वो जो है ना ज्यादा फोकस कर रहे थे। लेकिन फिर वहां से जब उन्होंने हमें ओके कर दिया कि जी कोई ऐसा मसला नहीं है, हेड इंजरी की वजह से अभी इसको होश नहीं आ रहा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, सेट हो जाएगा। लेकिन फिर हम लोग वहां से उसी दिन रात को ही, सुबह सुबह ही ना, रात को हॉस्पिटल लगेगा, तो सुबह वहां से हम लोग वापस आ गए, इस्लामाबाद वापस आ गए। तो यहाँ पे आके जब MRI करवाई, तकरीबन कोई 10 to 15 आवर्स बाद में, तो उस टाइम पता लगा कि ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। वहां पे बस हल्की फुल्की थी, कोई खास ऐसा नहीं था कि फर्स्ट एड, मतलब जिस आपको पता है कि बाकी सिटीज में, पंजाब की छोटी अच्छा, सिटीज में इतना नहीं। कौन सी सिटी में था आपका? सरगोदा में था, किस में था? जी, सरगोदा में। सरगोदा में। सरगोदा में कोई रिहैबिलिटेशन, कोई स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड हॉस्पिटल या कोई सेंटर है स्पाइनल रिहैबिलिटेशन? कॉर्ड इंजरी रिलेटेड हॉस्पिटल भी कोई नहीं है और रिहेबिलिटेशन सेंटर भी नहीं है। जी, बेसिकली मैं तो अच्छा। इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ, उसके बाद तो मैं गया भी नहीं। लेकिन वहाँ पे मतलब मेरे उसके बाद, इंजरी के बाद, फ्रेंड्स हैं, तो मेरी उनसे बात होती रहती है। लेकिन वहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर कोई नहीं है पूरे सिटी में। अच्छा, फिर आप हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज हुए और कितना टाइम हॉस्पिटल है? उसके उसके बाद आप लोग की सारी घर में ही हुई? घर में उसमें क्या क्या आपको चीजें आई स्टेप बाय स्टेप? कि पहले आपको अ, डेफिनेटली एक नॉर्मल लाइफ से आप बेड रिडन हो जाते हो, तो पहले इस ट्रोमा को आपने कैसे एक्सेप्ट किया, और किस सन में हुई थी सर्जरी आपकी? 3 अगस्त 2017 की बात है। उस टाइम मुझे इंजरी हुई थी, तो तकरीबन 3 साल पहले अगस्त आने वाला है। तो जब वहां से आए इधर, तो उस टाइम MRI की रिपोर्ट आई, तो पता लगा कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पता लगने के बाद फिर मुझे शिफ्ट किया गया CMH रावलपिंडी में। वहां पे थे ब्रिगेडियर असद कुरैशी साहब। उन्होंने मेरा ऑपरेट किया, बैकबोन में रॉड्स डाले, 6 रॉड और 8 स्क्रू हैं। वो जो परमानेंट उन्होंने कहा है कि बीच में ही रहेंगे, उनको निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब वो इस क्वालिटी के हैं कि वो आपको तंग नहीं करेंगे। एक सही। हफ्ता इन्होंने फिर मुझे रखा उधर CMH रावलपिंडी में। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आपका पेशेंट ठीक है, तो आप इसको यहाँ से, हम इसको रेफर कर रहे हैं AFI में। फिर अप्रोक्सीमेटली कोई तकरीबन नवंबर तक, 4 मंथ जो है ना, मैं अगस्त टू नवंबर, 11 अगस्त को उन्होंने मुझे जो है ना वहां से डिस्चार्ज कर दिया था। और फिर मैं हम्म। उसी दिन वहां से सीधा चला गया था AFIRM। वहां पे फिर मैं 4 मंथ रहा हूँ। वहां पे मेरी रिहेबिलिटेशन हुई सारी। मतलब उन्होंने मुझे बताया कि आपकी किस तरह की एक्सरसाइजेज हैं जो आपको हेल्प
हेल्पफुल होंगी। आपकी टांगों लेग्स की जो है वो स्पास्टिसिटी नहीं होगी उससे। और बाकी मतलब लेग्स की जो भी मूवमेंट की एक्सरसाइजेस थी, या आपने अपर बॉडी को किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है कि जिससे आपको मूवमेंट में आसानी होगी, आपको शिफ्टिंग में आसानी होगी। फिर 4 महीने वहां पे रहने के बाद फिर इधर, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, G7 में मेरा घर है, तो यहाँ से मुझे करीब पड़ता था NIRM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड मेडिसिन। तो कुछ 7-8 महीने मैं यहाँ पे जाता रहा हूँ। 7-8 महीने मैंने यहाँ पे रिहेबिलिटेशन का किया। मतलब स्टैंडिंग फ्रेम नहीं था, स्टैंडिंग फ्रेम जो है फिर मैंने बनवाया वो बाद में, तकरीबन यूँ समझ लें कि 1 साल के बाद तकरीबन स्टैंडिंग फ्रेम बनवाया। तो अब तो ये है कि मैं रिहेबिलिटेशन सेंटर बहुत कम हुआ कि चला जाऊँ, वरना बाकी रिहेबिलिटेशन की तकरीबन तमाम चीज़ें जो एज अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट में ज़रूरत होती हैं, वो सारी की सारी मैंने अपने घर में रखी हुई हैं। जैसा कि साइकिलिंग मशीन हो गया, स्टैंडिंग फ्रेम हो गया, बाकी जो अपर लिम्ब एक्सरसाइजेज हैं वो सारी मैं घर अच्छा, पे ही करता हूँ। सारी चीजों को आप खुद ही करते हैं, कोई पैरामेडिक स्टाफ आपने रखा हुआ है घर में अपने आप को लुक आफ्टर करने एक्सरसाइज के लिए? नहीं, जी। मैं तकरीबन सारे काम, सारे एक्सरसाइज के लिए बात कर रही है ना जी, अच्छा, वो मैं खुद ही करता हूँ। और कभी आपको शावर या वो जो चीजें होती है डिफरेंट, वो फैमिली में ही कोई सपोर्ट करता है या कोई पैरामेडिक्स होते हैं ना स्टाफ, नर्सिंग नहीं, स्टाफ जो रखते हैं? वो भी शावर भी मैं खुद ले लेता हूँ। सिर्फ फैमिली वाले इतनी हेल्प करते हैं कि वो व्हीलचेयर जो है ना वो मुझे ला देते हैं मेरे रूम में, मेरे पास। सही। उसके ऊपर मैं खुद शिफ्ट होता हूँ, शिफ्ट होके मैं फिर खुद ही व्हीलचेयर को मूव करके बाथरूम में चला जाता हूँ। बाथरूम से अपनी टाइमिंग वगैरह बनाई हुई है मैंने स्टूल की भी, तो वहां से फ्री होके फिर वहीं पे अपना बाथ वगैरह लेके मैं अपने रूम में आके खुद ही शिफ्ट होके अपने कपड़े शपड़े खुद ही बदल लेता हूँ। वो मुझे किसी किस्म का इशू नहीं होता। मतलब रिहेबिलिटेशन यूं समझ ले कि काफी हद तक हो गई है सारी। अब 3 साल हो गए हैं, तो उसमें मतलब काफी कुछ सीख गए हैं, कुछ चीजें रह गई हैं वो भी ऐसा ऐसा सीख रहे हैं। कि माशाल्लाह आपने अपनी बॉडी को इतना फ्लेक्सिबल कर लिया है कि उन चीजों को आपको किसी आपकी की डिपेंडेंसी नहीं है किसी पर। हाँ जी, मुझे किसी भी किस्म की मतलब मुझे कपड़े पहनने हो खुद तो कोई मसला नहीं है। जिसे आपको पता है कि हम्म, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को वालों को कंट्रोल नहीं होता, तो कंट्रोल बिल्कुल। ना होने की वजह से मुझे कोई इशू नहीं है। मतलब मैं अपने कपड़े खुद पहन लेता हूँ, बाकी सारे अपने काम खुद कर लेता हूँ। अच्छा, बेड सोल आपको इस दौरान बेड सोल हुए? नहीं, मुझे अभी तक बेड सोर नहीं हुआ, क्योंकि मैं यूं समझ लें कि डेली केयर करता हूँ, डेली चेक करता हूँ। मेरे वालिद हैं, वही रात को मेरी जब तक जो लेग्स की एक्सरसाइजेस करवाते हैं उस टाइम, उसके बाद वो चेक करते हैं। या जब मैं बैठता भी हूँ तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं अपनी करवट चेंज करता रहता हूँ, राइट पे लेफ्ट पे। और रात को सोते हुए भी मैं ये नहीं करता कि एक ही करवट पे सोता हूँ। मैं मतलब कभी राइट पे, कभी लेफ्ट पे, कभी सीधा, मतलब ताकि सारी बॉडी को हमारे हवा लगती रहे, किसी किस्म का इशू ना हो। सही, ग्रेट। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताया, डेफिनेटली एक नॉर्मल लाइफ से आपकी लाइफ इंसान की बदलती है जब ये इंसिडेंट सडन हो जाता है। जो बीच का ट्रॉमा होता है, या आपने अपने आप को उस फेज में डाला ही नहीं, या आप गए थे, आपने अपने आप को फौरन उस चीज से निकाला? मैं जैसे आपको पहले बताया कि मुझे 5 दिन के बाद होश आया था जब मुझे इंजरी हुई है। तो मतलब उन 5 दिनों में मुझे होश था वो इतना था कि कभी कोई डॉक्टर ने पूछा कि हेड इंजरी की वजह से कि ये कौन है, जरा सी मैंने आँख खोली, मैंने देखा, पहचाना, बताया कि ये मेरा मतलब कजन है, मेरे वालिद हैं, वालदा है, या मेरी बहनें हैं, इस तरह से। तो मैंने बस वो पहचान थी, बाकी मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं। और मतलब इवन जितना ऑपरेट का भी मुझे इसलिए याद नहीं एक पता। एक महीने बाद जब आप नॉर्मल हो रहे हो तो चीजों की रियलाइजेशन हो रही है, उसमें आपको कोई जी डिप्रेशन या वो वाला फेज आता है, वो नहीं, आया मैं है, आपने वही उस आपको चीज बता रहा हूँ। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 5 दिन मुझे लगे होश आने में। और 6 डे इंजरी आफ्टर इंजरी मुझे पता लग गया था कि मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। और 6 डे ही मुझे पता लग गया था कि मैं अब जो हूँ ना व्हील चेयर पे रहूंगा, मैं चल नहीं सकता, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का इलाज नहीं है। और बस ये अल्लाह की तरफ से था कि मैंने इसको बिल्कुल भी जो है ना वो अपने सर पे सवार नहीं किया कि यार अब मैं चल नहीं सकता, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो मतलब मेरी लाइफ स्टक हो गई है, मैं लोगों का मुताज हो गया हूँ। तो मतलब विद इन हाफ एन आवर यूँ समझ लें कि मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। और माशाल्लाह मैंने, आपने आप यकीन कुछ करेंगे, मैंने, प्रूव कर दिया। जी हाँ जी, माशाल्लाह और आपने मैंने मतलब अपने अपने घर वालों को भी इसी चीज के ऊपर आमादा किया कि कुछ नहीं होता। मतलब उनके सामने मैंने उनको शो नहीं होने दिया। और अभी 3 साल के बाद एक दिन बात हुई तो मैंने अपने घर वालों को बताया कि मुझे छठे दिन पता लग गया था कि मैं चल नहीं सकता, व्हील चेयर के ऊपर हूँ। मैंने आज तक आप लोगों को नहीं बताया इसी वजह से कि आप लोग परेशान हो।
क्योंकि मेरी जो वालदा है ना, वो हार्ट पेशेंट है। जरा सी कोई बात होती है सही। तो उनका बीपी बहुत ज्यादा शूट कर जाता है। तो आपको पता है कि फिर मुझे ये था हाँ। कि यार मैं तो सरवाइव कर जाऊंगा, लेकिन अगर वालदा को पता लग गया तो वालदा सरवाइव नहीं कर सकेंगी, उनको जो है ना प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने ना अपने वालिद को ना अपनी वालदा को किसी को भी मैंने शो नहीं होने दिया कि मुझे इस चीज़ का पता है। अभी तकरीबन हफ्ता डेढ़ पहले मैंने अपने घर वालों को बताया है कि मुझे छठे दिन पता लग गया था, और मैंने आप लोगों को ये बात नहीं बताई, और सिर्फ इसलिए नहीं बताई कि आप लोगों को जो है ना उसकी फिर टेंशन होगी। मतलब उस फेज से निकल के जब घर वालों को यकीन हो गया पूरी तरह कि हाँ जी, इसको अब मतलब इसने इन चीजों को अपने सर पे सवार नहीं किया, उस वक्त भी मैंने उनको बताया। सही, ग्रेट। अच्छा मुझे अब ये बताइए, जिस तरह माशाल्लाह आपने अपने आप को, आप मेंटली मतलब इतने स्ट्रांग थे, आपने उस सिचुएशन को भी अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने दिया। वो जो लोग जिस तरह जिनके साथ ये इंसिडेंट होता है और जो इस ट्रोमा में आ जाते हैं, वो इस सिचुएशन से किस तरह अपने आप को निकाल, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, एडवाइस यही है कि मैं जब मेरे 6 दिन हुए, मतलब एक हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे AFIRM में रेफर किया। जब मैं वहां पे गया, जाके मैंने देखा मेरे साथ वाले बेड पे एक लड़का था। उस लड़के की नेक में इंजरी थी, मतलब उसकी C6 सही। C7 में इंजरी थी। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तैयब उसका नाम है। उसकी C6 C7 में इंजरी थी, तो उसके हाथ भी काम नहीं कर रहे थे। और मैं, मेरे जो ये शोल्डर बोन होती है, उसमें अच्छी खासी इंजरी थी। मतलब 1 महीने तक मुझे मसला होता था कि अगर कोई मेरे शोल्डर पे हाथ रखता तो मुझे काफी ज्यादा पेन होती थी। मैं मतलब यूं समझे कि मेरी चीखें निकलती थी। मैं उनसे कहता था कि मेरे शोल्डर पे हाथ रखो, मुझे इतनी पेन है। लेकिन मेरी मूवमेंट ठीक थी। जब मैं देखता था कि यार मेरी मूवमेंट किस तरह से है और उस लड़के की मूवमेंट किस तरह से है, तो मुझे अंदाजा हो गया कि यार इसकी जो इंजरी है वो नेक में है और मेरी इंजरी नीचे है। और उस वक्त तक मुझे ये भी अंदाजा हो गया, जब 2-4 दिन मैंने वहां पे बाकी पेशेंट्स को देखा, कि जिस पॉइंट पे इंजरी है वहां से नीचे नीचे आपकी मूवमेंट खत्म होती है, वहां से ऊपर आपकी मूवमेंट होती है। तो मैंने उस टाइम ये देख के अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं अपने, मेरे हाथ ठीक है। मैं जिस तरह बाकी लोग जिनको थोड़ा टाइम हो गया वो अपने बाकी काम, मेजोरिटी में काम खुद कर लेते हैं। तो उस टाइम तो मुझे 2 लोग उठा के शिफ्ट करते थे व्हील चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर या गाड़ी में। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं गाड़ी खुद ड्राइव कर लेता हूँ। मैं अपनी गाड़ी में व्हील चेयर खुद रख लेता हूँ, खुद निकाल लेता हूँ, गाड़ी खुद ड्राइव कर लेता हूँ। मुझे किसी किस्म का इशू नहीं है कि मतलब अगर मुझे अकेला भी घर से बाहर जाना हो तो मैं वो सारे काम कर लेता हूँ। तो जब मैंने लोगों को देखा तो मैंने शुक्र अदा किया कि यार अल्लाह का शुक्र है कि आप, अल्लाह ने मुझे दोबारा जिंदगी दी। क्योंकि जो मेरे सर पे इंजरी हुई थी, अगर जरा सा एंगल चेंज हो जाता होता तो मुझे अगला सांस भी ना आता, मैं उसी वक्त जो है ना मेरी डेथ हो जाती। तो मैंने इस चीज को सोचा। मैंने उसके साइड जो है उसके नेगेटिव पॉइंट्स को नहीं सोचा। मैंने ये देखा कि यार अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने दोबारा से एक जिंदगी दी है। तो क्यों ना मैं उस चीज को बैठ के सोचूं कि जिससे मैं डिप्रेशन में जा सकता हूँ। कि मैं इस चीज को क्यों नहीं सोचता कि मैं अपने सारे काम खुद कर सकता हूँ, मैं खाना खुद से खा सकता हूँ, सब काम अपने कर सकता हूँ। तो मुझे इन चीजों का शुक्र अदा करना चाहिए। तो इसी तरह जो मेरे बाकी इस तरह के दोस्त हैं उनके बारे में भी मैं यही कहूंगा कि जिसकी जिस लेवल पे भी इंजरी है, उसको यही चाहिए कि वो ये देखे कि यार मेरी एबिलिटीज क्या हैं, डिसएबिलिटी में से डिस को निकाल दें। आप एबिलिटी को देखें कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। अगर आप अपनी एबिलिटी को देखेंगे तो आप मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होने के बाद ये होगा कि आप अपने जो काम नहीं भी कर सकते वो काम आप खुद कर सकेंगे। माशाल्लाह, मतलब कि आपने पॉजिटिव अप्रोच रखी और पॉजिटिव चीजों को किया तो अल्लाह ताला ने आगे चीजें भी इजीनेस की। अच्छा मुझे ये बताइए, जिस तरह आप बिल्कुल। कार की बात कर रहे हैं, खुद व्हील चेयर निकाल सकते हैं और खुद कर सकते हैं, तो आपने वो कार कस्टमाइज करवाई है या कहीं वहां जी बाहर से बिल्कुल। मंगवाई है? नहीं, उसके बाहर से बारे नहीं में भी मंगवाई, थोड़ा वो तो आपको पता कि बताइए, बहुत। ताकि अगर किसी को मंगवानी हो कार या कुछ करना हो खुद, तो उनको नो हाउ हो जाए, नॉलेज हो जाए इस बारे असल में मेरे पास गाड़ी पहले से थी, मैंने उसी को मोटिवेट उसको मॉडिफाई करवाया है। मैंने बाहर से नहीं मंगवाई। अभी मैं सोच रहा हूँ, लेकिन अभी उसका मुझे प्रोसीजर का इल्म नहीं है कि में। किस तरह मतलब से कि वो जो होती है। हमारी नॉर्मल कार्स होती है वो मॉडिफाई हो सकती है, तो हमें जी नीड नहीं है बिल्कुल, कि हम उसमें उसी में कोई इश्यू नहीं है। आपके पास सिर्फ जो है ना ऑटोमेटिक गाड़ी होनी चाहिए, कोई भी गाड़ी हो, ऑटोमेटिक गाड़ी हो, उसके अंदर आप जो है क्योंकि फिर उसमें क्लच की भी जरूरत नहीं होती। आपको गियर भी एक नहीं दफा नहीं। आपने ड्राइव पे कर दिया तो आपको जरूरत नहीं होगी। सिर्फ आपके जो ब्रेक और एक्सीलेटर का कंट्रोल है वो आपका हाथ में आ जाता है। तो जब वो आपका हाथ में आ जाएगा तो आप एक हाथ से स्टेयरिंग को यूज करेंगे और दूसरे हाथ से आप अपना ब्रेक और एक्सीलेटर पे आ जाएंगे।
मतलब जब आपको गाड़ी चलानी है तो आप उसी एक एक लीवर भी होता है, मतलब मुख्तलिफ तरह की मॉडिफिकेशंस होती हैं जिस इंसान के लिए जो ज्यादा सूटेबल हो। अब मेरे पास जो है वो एक ही लीवर है, उसको आप डाउन प्रेस करेंगे तो उस फोर्स लगाएंगे, डाउनवर्ड लगाएंगे तो वो एक्सीलेटर कार का हो जाता है, और जब आप उसको अपवर्ड फोर्स लगाएंगे तो वो जो है एक्सीलेटर सॉरी ब्रेक हो जाती है। अच्छा, ये जो कार में मॉडिफिकेशन हुई है, ये सिर्फ इस्लामाबाद में ही होती है या कहीं पाकिस्तान में किसी और एरियाज में भी हो सकती है, या किसी को बाकी करवानी है? ज्यादा ज्यादा नहीं है। मैंने इस्लामाबाद से ही करवाई है। पेशावर पैराप्लेजिक सेंटर है, वहाँ पे वो भी करके देते हैं। लेकिन मुझे जब यहाँ पे इस्लामाबाद में मिल रहा था तो ना तो मैं आज तक उधर गया हूँ पेशावर पैराप्लेजिक सेंटर, और ना मुझे उसका वो आइडिया कि वो कैसा करके देते हैं क्या है, क्योंकि वो हर कोई जब बंदे ने सीखनी होती है तो वो फर्स्ट टाइम जैसे उसको सही लगता है, इजी लगता है, वो उसमें करता है। तो मुझे यही इजी लगा कि एक लीवर में दोनों चीजें हों तो वो हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। तो मैंने फिर ये सर, इस्लामाबाद से ही ये करवाई। अच्छा, मुझे बताए कि जो आप एक्सरसाइज करते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज जो घर में करना लाजमी है, अब वो बता, एक तो वो बताइए जो आप करते हैं और क्या सजेस्ट आप करेंगे माय व्यूअर्स को। देखिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है एक उसमें आ जाती है स्टैंडिंग। स्टैंडिंग फ्रेम आपके मुख्तलिफ रेट पे आपको AFIRM से भी मिल जाते हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने उनसे नहीं बनवाया क्योंकि मेरा वेट उस टाइम थोड़ा ज्यादा था। उस टाइम मेरा वेट 90 to 95 kg वेट था उस टाइम। तो वो जो उनका मटेरियल था वो इस काबिल नहीं था कि वो मेरा वेट जो है ना वो उसको कर सके सही। तो मैंने उसको सही। वो नहीं बनवाया। फिर मैंने खुद जो है ना बंदे को बुलवा के जो होते हैं, मैं आपको उसकी पिक्चर सेंड कर दूंगा, आप बेशक उसके बाद उसमें लगा दीजिएगा। तो जी। मैंने खुद घर में बनवाया, तो वो ऐसा है कि मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं, तो मैं उसको घर में यूज कर रहा हूँ, अभी तक उसका किसी किस्म का कोई इशू नहीं आया। और बाकी जो बाहर से मार्केट से मिलते हैं वो इतने रिलायबल नहीं होते। जो मैंने खुद बनवाया है वो मैंने अपने हिसाब से बनवाया है, और मैं बगैर किसी की हेल्प के स्टैंडिंग फ्रेम के ऊपर खुद से स्टैंडिंग कर लेता हूँ। मतलब एक बंदा सिर्फ होता है जो पीछे से उसको लॉक करता है, जो हिप के ऊपर हमारे सपोर्ट आती है तो सिर्फ लॉक करता है। मतलब मुझे अपनी पूरी बॉडी उठा के खड़े होने में कोई इशू नहीं है। मैं अपने आर्म्स के जोर के ऊपर अपनी पूरी अपना स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाता हूँ, और इसी तरह जब वापस बैठना होता है वो भी हो जाता हूँ। बात अगर हम करें कि जो जो चीजें हम लोगों को ज्यादा चाहिए होंगी, एक साइकिलिंग मशीन होती है। एक तो आती है कि जो आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में मिलती हैं, वो होती है ऑटोमेटिक। वो बहुत कॉस्टली पड़ती है, मतलब वो 1.5 लाख टू 2 लाख से स्टार्ट होती है। तो वो कोई भी बंदा घर में अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने मैनुअल साइकिलिंग मशीन रखी हुई है, उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। पहले स्टार्टिंग में जब मैंने वो मंगवाई थी, मैंने वो 4 to 5 thousand की मंगवाई थी कराची से। तो 1.5 to 2 लाख के मुकाबले में 4 to 5 thousand कुछ भी नहीं। और वो इतनी हम्म। इफेक्टिव है कि उससे आपकी जो लेग्स की ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छी रहती है, मतलब उसमें आपको किसी किस्म का इशू नहीं आता। स्टार्टिंग में 1 वीक to 2 वीक तक जो भी मतलब साथ में होते थे, मेरे फादर हो गए या मेरी बहनें हो गई, भाई तो मेरा कोई नहीं है, मैं 3 बहनें हैं मेरी और मैं अकेला ही भाई हूँ। तो वो मतलब कोई भी जो होता था वो मेरे टांगों को पकड़ के या मेरे फुट्स को पकड़ के, फीट को पकड़ के वो एक्सरसाइज करवाता था, मतलब टांगे मेरी घुमाता था जिससे हम लोग साइकिल चलाते हैं। लेकिन फिर उसके साथ साथ मैंने खुद से प्रैक्टिस की, और खुद से प्रैक्टिस करने के बाद अब सिर्फ मेरी टांगे वो साइकिलिंग मशीन में रख के उनको फिक्स कर देते हैं। वो भी मैंने मॉडिफाई करवाई है अपने मुताबिक कि अगर हम उसके अंदर टांगे रखते हैं तो फिक्स हो जाए, टांगे निकले ना उससे। उस तरह से सही। करवाने के बाद अब मैं अपने थाइज से अपने थाइज को पकड़ता हूँ अपने हाथों की मदद से, और उनको पकड़ के मैं खुद उसको चलाता हूँ। तो मतलब मेरी आर्म्स की भी उससे एक्सरसाइज होती है और उसके साथ साथ मेरी लेग्स की भी एक्सरसाइज होती है। फिर दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो है हमारी स्टैंडिंग। क्योंकि जब स्टैंडिंग करते हैं उससे हमारे ब्लैडर के अंदर स्टोन नहीं होता, किडनीज के अंदर स्टोन नहीं होता, हमारी ब्लड सर्कुलेशन ठीक होती है। उसके साथ साथ हमारे जो लंग्स हैं उनको जो है ना एक्सरसाइज होती है। जब हम लोग व्हील चेयर पे हम लोग बेशक 24 घंटे बैठे रहे, हमारे लंग्स की एक्सरसाइज नहीं होती, लेकिन जब हम लोग खड़े होते हैं उससे हमारी जो लंग्स की एक्सरसाइजेज हैं वो होती है। तो स्टैंडिंग बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ साइकिलिंग जो मशीन है, आप बेशक वो जिसमें मैंने पहले बताया कि इतनी एक्सपेंसिव ना लें। 4 to 5 thousand, या अभी जिस तरह डॉलर का रेट ज्यादा है तो आपको मैक्सिमम 10,000 तक मिल जाएगी, इससे ऊपर की नहीं होगी। तो आप वो ले, उसको यूज करें। उसके अलावा मैंने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जाता हूँ, वहाँ पे मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। बैडमिंटन का प्लेयर, और वहाँ टूर्नामेंट हुआ था।
मतलब स्पोर्ट्स में भी मेरा इंटरेस्ट है। फिर मैं अच्छा, अच्छा, इस्लामाबाद स्पोर्ट्स। बैडमिंटन खेलते तो बैडमिंटन और माशाल्लाह खेलते तो मेरे ख्याल से जो स्पोर्ट्स साइड होते तो उनकी व्हील चेयर डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल, तो आपने जी डिफरेंट व्हील चेयर बिल्कुल ली वो हुई होती है। है। नहीं, वो डिफरेंट व्हीलचेयर नहीं, मैं इसी व्हीलचेयर के ऊपर जिस पे मैं हूँ इसी पे खेलता हूँ। असल में वो व्हीलचेयर पाकिस्तान में संभल नहीं होती, पाकिस्तान में नहीं बनती। बाहर से जो आती है वो बहुत कॉस्टली होती है। वो 7 to 8 लाख से स्टार्ट होती है। तो वो अब हर बंदा वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो इसके ऊपर भी खेल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। या अगर गवर्नमेंट आपको पता है कि डिसेबल्स को कितना सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट थोड़ी सपोर्ट करे तो ड्यूटी फ्री होके वो व्हीलचेयर बाहर से आ सकती है। लेकिन ऐसा अभी ऐसा कोई नहीं है कि मैं कहूँ कि जी व्हीलचेयर बाहर से आती है। उसके साथ साथ फिर मैं जाता हूँ जिम। इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का ही जो जिना स्टेडियम में जिम है, तो उधर जिम में मैं अपनी अपर बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मतलब शोल्डर की एक्सरसाइजेज हो गई, बाइसेप की हो गई, ट्राइसेप की होगी, चेस्ट की होगी, जितनी भी मतलब वहां पे मैं एक्सरसाइजेज कर सकता हूँ, विंग्स की होगी, ये तमाम एक्सरसाइजेज मैं वहां पे करता हूँ। तो उससे ये है कि जैसे फिर आप मुझे शिफ्टिंग ओवरऑल में इशू नहीं होता। जी, आप 24 आवर्स में कितना आवर्स आप एक्सरसाइज को देते हैं? सुबह उठ के आधा घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, जो मेरी लेग्स की एक्सरसाइज होती है। मिनिमम उसको हाफ एन आवर लगता है। वो ये होता है कि वो कोई भी जो मतलब मेरे फादर हो गए या कोई कजन आया हुआ है तो वो करवा देता है। या पूरी तो नहीं पे, अगर मैं खुद भी, अगर मतलब फादर बिजी हैं या ऑफिस गए हुए हैं, तो फिर वो जितनी मैं खुद कर सकता हूँ लेग्स की एक्सरसाइजेज लेट के या बैठ के वो करता हूँ। उसके बाद शाम को साइकिलिंग करता हूँ, आधा घंटा स्टैंडिंग करता हूँ। और फिर जो बाकी जिम की, जैसे आपको बताया कि तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मैं जिम की एक्सरसाइजेज वो करता हूँ। मतलब दिन की आप यूँ समझ लें कि 3 to 4 आवर्स जो है ना वो मेरी एक्सरसाइज के निकलते हैं बीच में, डेली के। सही, अच्छा, आपकी जो इंसिडेंट हुआ था, कोई आपकी एजुकेशन जो चल रही थी या कुछ था, तो उस बारे में भी थोड़ा बताएं कि वो डिस्टर्ब तो नहीं हुई या कुछ इम्पैक्ट पड़ा उसकी वजह से। जी डिस्टर्ब हुई। मैंने मास्टर्स किया मैथमेटिक्स में इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। उस टाइम मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था और मेरी 3 अगस्त को इंजरी हुई और 25 अगस्त को मेरा लास्ट सेमेस्टर के फाइनल पेपर्स थे। मिड्स मैंने सही। पहले दे दिए थे, तो फाइनल फाइनल पेपर थे। तो लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे शोल्डर्स को सेट होने में कम से कम 2 महीने लगे। 1 महीने तक तो मेरी मूवमेंट बहुत थोड़ी थी। तो मैं इस हालत में नहीं था, मैं व्हीलचेयर में बैठना मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं इस हालत में नहीं था कि मैं जाके पेपर देता। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि यार मुझे वो हो जाए। तो क्योंकि मुझे अगर इंजरी ना होती तो मैं मैथमेटिक्स में मेरी क्लास में वाइड लड़का था कि मुझे गोल्ड मेडल मिलना था। तो गोल्ड मेडल मेरा इस वजह से रह गया क्योंकि पेपर्स फाइनल सेमेस्टर्स के आपको पता है कि वो फिर काफी टफ होते हैं। और अगर बंदा 20-25 दिन पहले पढ़े भी ना, उसके बगैर पेपर नहीं फिर दे सकता। तो वो पेपर मेरे वैसे भी फेल होने थे। तो मुझे टीचर्स ने ये कहा कि बेटा आप पेपर पास नहीं कर सकोगे, बेशक आपके पहला रिकॉर्ड हम आपको जानते हैं आपका कैसे है, तो आपकी स्टडी पे ये इफेक्ट होगा, आपके जो फाइनल मार्क्स होंगे ना उसमें आपके पॉइंट्स कटेंगे, जिसका सीजीपीए होता है। तो फिर मैंने 6 महीने के बीच में ब्रेक ली और 6 महीने में अपनी मैक्सिमम जितनी मैं कर सकता था रिहेबिलिटेशन मैंने की। और 6 महीने के बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में मैंने खुद को दोबारा से एनरोल करवाया यूनिवर्सिटी में। और 6 महीने के बाद मतलब मैंने जो है ना, मतलब 4 साल की डिग्री मेरे 4.5 साल में कंप्लीट हुई। वो सही। मैंने कंप्लीट की। फिर उसके बाद मैंने फिर भी जो है ना आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी। फिर मैंने बीएड में एडमिशन लिया। और बीएड भी मेरा अभी कंप्लीट हो जाना था, लेकिन ये कोरोना की वजह से इसके भी फाइनल सेमेस्टर में आया। तो एक पेपर मैंने दिया, बाकी जो पेपर्स रहते थे तो उसमें फिर हम्म, ऐसे हुआ कि कोरोना की वजह से सारे पेपर्स कैंसिल हो गए। तो अभी कह रहे हैं हम्म। गवर्नमेंट के होप्स हो कि वो पेपर्स आपके फाइव जो बाकी प्रीवियस रिजल्ट्स हैं उनकी बेस के ऊपर आपको मार्क्स देके आपकी डिग्री विद इन 1 to 2 मंथ्स जो है आपको मिल जाएगी। तो अभी डिग्री नहीं मिली, एक पेपर हो गया था, बाकी पेपर्स अभी 4 पेपर्स रहते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, देखें क्या होता है। इंशाल्लाह। अच्छा, अब हमारे शो का टाइम खत्म होने वाला है। आप मुझे ये बताएं कि आप लास्ट में मैसेज, सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको क्या मोटिवेशनल मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि आपसे बात करके बहुत मोटिवेशन और स्पिरिट मिली कि आप माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव है। और इस स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी आपकी चीजें जल्दी स्मूथली रिकवर की तरफ आती है। तो आप क्या अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं कि जिनके साथ हो जाती है वो किस तरह अपने आप को लेके चले लाइफ में? देखिए इसमें यही चीज है कि आप वैसे भी ये कहावत है कि जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है।
आप सबसे पहले तो काम ये करें कि अपनी रिहेबिलिटेशन की तरफ आए, और रिहेबिलिटेशन की तरफ जब आते हैं तो आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखें, मुख्तलिफ कामों में बिजी रखें। मतलब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ। मुझे 11 साल हो गए, सॉरी 2011 से मैं ट्यूशंस पढ़ा रहा था। बीच में इंजरी की वजह से मैंने ब्रेक ली। 6 महीने की ब्रेक लेने के बाद जैसे ही मेरे पेपर्स हुए, पेपर्स के बाद मैंने दोबारा से अपनी ट्यूशंस को पढ़ाना शुरू किया, ताकि मैं अपने आप को बिजी रख सकूं। जितना टाइम हम आपको कम मिलेगा सोचने का, उतना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अगर आप सारा दिन घर में बैठे सोचते रहेंगे कि यार मैं तो अब व्हील चेयर पे आ गया हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो उतना ज्यादा डिप्रेशन में जाएंगे। अपने आप को डिप्रेशन से निकालने के लिए आप अपने आप को बिजी रखें। जिसा मैंने, मेरी पहले से आदत थी कि मैं ट्यूशन पढ़ाता, तो मैंने ट्यूशन पढ़ाई। अब जो भी कोई भी है इंसान, वो जिस चीज में भी जो उसको लगता है कि यार ये थोड़ी बेहतर है, ये चीज मैं आगे प्रोफेशन में जाना चाहता था, इस प्रोफेशनल में जाके इस चीज को कैरी ऑन करना चाहता था, तो उसी चीज की तरफ आप जाएं, उसके बारे में सोचे कि यार अब व्हील चेयर के ऊपर बैठ के मैं किस तरह से ये काम कर सकता हूँ। जब आप इस चीज के हम्म। ऊपर आएंगे तो आपके लिए फिर आसानी हो जाएगी अपने आप को मोटिवेट करना, क्योंकि आप हर टाइम फिर ये नहीं सोचेंगे कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आप अपने जो डिसेबिलिटी से एबिलिटी की तरफ आएंगे कि इस काम के लिए मैंने इसको इस तरह से करना है, इसको इस तरह से करना है, ताकि आप फिर अपनी जिंदगी में फिर खुद ही आहिस्ता से आसानियां पैदा होंगी। लेकिन अगर आप बैठे रहेंगे तो फिर आसानियां पैदा नहीं होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच अब्दुल वहाब, आपके टाइम का, आपने हमें टाइम दिया और इतनी पॉजिटिव और इतनी मोटिवेशनल बातें की कि नो डाउट अगर कोई इंसिडेंट भी हो जाए उसको भी आप अपने ऊपर ओवर आप नहा ला ले, आप हर चीज को अच्छे से लेके चल सकते। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स आपके देखने का। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक किसी न्यू गेस्ट के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह।